Pablo Emilio Escobar Gaviria, infamously known as King of Cocaine, Godfather, the greatest murderer या नार्को टेररिस्ट, इसने अपनी लाइफ में इतने मर्डर्स किए या करवाए हैं जिसने आज तक पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी एंड ISIS टेररिस्ट ने मिलकर नहीं किए। एक टाइम पर वर्ल्ड का 80% ड्रग बिजनेस अकेले पैब्लो एस्कोबार चलाता था। ऑलमोस्ट 20 सालों तक ही वॉज द किंग ऑफ इलीगल कोकेन सप्लाईज। अपने ड्रग बिजनेस से एस्कोबार ने इतना पैसा कमाया कि हर महीने नोटों को रबर बैंड से बांधने का खर्चा अप्रॉक्स $2,500 यानी लगभग 2 लाख रुपए होता था। पैब्लो एस्कोबार 1980s में पर्सनल एरोप्लेन्स और सबमरीन्स यूज करता था कोकेन सप्लाई करने के लिए। उस टाइम 1 ग्राम कोकेन का प्राइस इंडियन नेशनल रुपीज में 1000 रुपए था और पैब्लो एस्कोबार टन्स में डील करता था। तो आप सोच भी नहीं सकते कि पैब्लो ने कितना पैसा कमाया होगा। वर्ल्ड की रेपुटेड मैगजीन्स ने पैब्लो एस्कोबार को कई बार वर्ल्ड के टॉप वेल्थिएस्ट लोगों में शुमार किया, मगर एक टाइम ऐसा आया कि फोर्ब्स ने इन्हें 9th richest पर्सन बताया और उस टाइम इनकी नेटवर्थ $30 बिलियन थी, जो कि आज के हिसाब से $70 बिलियन होते हैं, मतलब गौतम अडानी और मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ से भी ज्यादा। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि पैब्लो की इनकम 10% और हो जाती, मगर उसकी 10% इनकम तो चूहे और पानी की वजह से खराब हो जाती, क्योंकि वो इनकम तो ब्लैक इनकम होती थी, तो उसे छुपाने के लिए इधर उधर रखना पड़ता था, जिस वजह से नोट कई बार खराब हो जाते थे। गाइस, एस्कोबार इतना पावरफुल था कि उसके देश की गवर्नमेंट सब कुछ जानते हुए भी इसका कुछ नहीं कर पाती थी, और कभी कोई अगर इसके अगेंस्ट आवाज उठाता भी था तो पैब्लो उसे तो मार ही देता था, मगर उसके साथ साथ उसके परिवार को, उसके दोस्तों को, उसके दूर के रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक को मार देता था। उसने अपनी लाइफ में 200 से ज्यादा जजेस और 1000 से ज्यादा पुलिस वालों को मरवाया था। एक्चुअली उसका ये कहना था कि अगर आप मेरे साथ हो और मेरे बिजनेस को बढ़ाने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं आपको इतना पैसा कमा कर दूंगा कि लिटरली आपकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी, लेकिन अगर आप मेरे खिलाफ हो तो मैं आपके साथ साथ आपके हर जानने वालों को मार दूंगा। तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम पैब्लो एस्कोबार की बायोग्राफी डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का एक पूरी कंट्री को अपनी मुट्ठी में कर लेता है और कैसे यूएस जैसा मुल्क भी पैब्लो के आगे घुटने टेक देता है। एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में पैदा हुआ था। उसके 7 भाई बहन थे। उसके फादर एक फार्मर थे और माँ एक स्कूल टीचर। पैब्लो का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। कई बार तो ऐसा होता था कि उन्हें कई दिनों तक भूखे पेटी रहना पड़ता था। एंड गाइज, ये वो टाइम था जब कोलंबिया वॉज हाईली अंडर डेवलप्ड। वहाँ जॉब्स नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, क्रिश्चियंस में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में आए दिन आपस में काफ़ी वायलेंस देखने को मिलता था। और जब भी किसी कंट्री में ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्राइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। किडनैपिंग, रैंसमिंग, रॉबरी, मर्डर्स, ये सब कोलंबिया में आम बात थी और इस इल एनवायरनमेंट का असर पैब्लो एस्कोबार पर भी पड़ा। एक्चुअली एस्कोबार को एस्कोबार बनाने में उसके माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल था। बचपन में जब एस्कोबार स्कूल पेपर्स की चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसकी माँ ने उसे डांटने के बजाय उसे ये समझाया कि चोरी करना गलत नहीं, बट चोरी करते हुए पकड़े जाना गलत है। और वहीं अगर एस्कोबार के माँ बाप बचपन से उसकी सही अपब्रिंगिंग करते तो शायद वो इतना बड़ा क्रिमिनल ना बनता। इस वजह से एस्कोबार ने 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेडलिन शिफ्ट होकर छोटे मोटे क्राइम्स करके पैसे कमाने लगा। क्राइम्स जैसे काउंटरफीटेड हाई स्कूल मार्कशीट्स बनवाना, बाइक्स और कार्स की चोरी करना, किडनैपिंग्स करके वसूली करना, ग्रेव्स से जेम चुरा कर बेचना, एटसेट्रा। मेडलिन में उसने कुछ सालों तक इसी तरह के क्राइम्स किए। फिर 1968 में वो जब 19 साल का था तब उसने ड्रग्स सप्लाई करने का काम शुरू किया। वो ड्रग डीलर से ड्रग्स लेकर आगे कस्टमर्स में डिलीवरी करता था। देखिए, ड्रग्स के बिजनेस में 4 की प्लेयर्स होते हैं। पहला ड्रग मेकर्स जो ड्रग्स बनाते हैं, दूसरे ड्रग डीलर्स जिनका नेटवर्क होता है, और तीसरे सप्लायर्स जो ड्रग कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, और चौथे कस्टमर्स। कोलंबियन गवर्नमेंट के हिसाब से $9,000 पर केजी ड्रग्स कोलंबिया में उगाई जाती थी। फिर उसके बाद वहां से उसे मायामी भेजा जाता था जहां उसकी रिफाइनरी होती थी और यहाँ पर उसका प्राइस $30,000 पर केजी हो जाता था। फिर मायामी से उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करके उसे $1 लाख पर केजी यूएस में सेल किया जाता था। एंड इस पॉइंट पर एस्कोबार सिर्फ एक सप्लायर था। एंड एक दिन जब एस्कोबार एक बैग ड्रग्स लेकर डिलीवरी करने पहुंचा तो उसकी कस्टमर से किसी बात को लेकर बहस हो गई और उसने उसे मार दिया और ड्रग्स से भरा बैग लेकर भाग गया। फिर उसने जब उन ड्रग्स की कीमत पता करी तो एक बैग ड्रग्स की कीमत इंडियन रुपीज़ में आज के हिसाब से 14 करोड़ रुपए थी। फिर उसने उस पॉइंट पर डिसाइड किया कि अब से वो डिलीवरी का काम छोड़कर डीलरशिप का काम करेगा, क्योंकि असली पैसा डीलरशिप में ही है। उसने अगले 2-3 साल अपना नेटवर्क बनाने में लगा दिया और 1975 आते आते पैब्लो की मेडलिन में ठीक ठाक पॉपुलैरिटी हो गई थी। उसकी कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी और एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लोग उससे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। 1976 में उसकी नेटवर्थ $3 मिलियन हो गई थी। उसने उन पैसों से मेडलिन कार्टेल की शुरुआत की और हजारों लोगों को अपने यहाँ काम पर रखा। इस पॉइंट पर एस्कोबार कोलंबिया में बिकने वाली 95% से ज़्यादा ड्रग्स अकेले खुद ही बेच रहा था। और ऐसा नहीं कि पैब्लो को गवर्नमेंट या पुलिस की तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार पैब्लो की इन्वेंट्री पर रेड पड़ गई और पुलिस ने उसे पकड़कर जब कोर्ट में पेश किया तो जज, जो मोस्ट प्रोबेबली उसके अगेंस्ट ही वर्डिक्ट देता, तो उसने पहले तो जज को रिश्वत दी। फिर मगर जब जज नहीं माना तब उसने उसका ट्रांसफर करवा दिया और जो दूसरा जज आया उसने रिश्वत लेकर पैब्लो के फेवर में डिसीजन दिया।
और ऐसे ही जब भी कोई पैब्लो के अगेंस्ट जाता तो पैब्लो उसे जैसे तैसे रास्ते से हटा देता। 1978 में कोलंबियन गवर्नमेंट के एक एग्जीक्यूटिव जब उसके बिजनेस में इंटरफेयर करने लगे तो उसने उसे किडनैप करके $1 लाख की वसूली मांगी, और जब उसे पैसे नहीं दिए गए तब उसने उसके टुकड़े करके चौराहे पर टांग दिया। पैब्लो ने हमेशा से अपने नेटवर्क पर बहुत ध्यान दिया था। उसने अपनी पर्सनल आर्मी बनाई हुई थी जिन्हें वो सिकारियोस कहता था। उसके सिकारियोज में उसने शार्प शूटर्स, कॉम्बैट फाइटर्स और इवन कोलंबियन स्पेशल फोर्सेस से रिटायर्ड ऑफिशियल्स भी रखे। और अब वो टाइम था जब कोलंबियन ड्रग मार्केट में एस्कोबार की मोनोपोली थी एंड और एक्सपेंड करने के लिए उसने पास के देश अमेरिका को चुना। उसने कबाड़ से एक पुराना प्लेन खरीदा, उसे रिफर्बिश करके यूज करने लायक बनाया और हर हफ्ते उसी प्लेन से कोकेन यूएस सप्लाई करने लगा। डिलीवरी को और एफिशिएंट बनाने के लिए उसने और एरोप्लेन्स खरीदे, मगर जब बाद में यूएस एयरफोर्स को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी। तब एस्कोबार ने सबमरीन से ड्रग सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। एस्कोबार के पास ऐसी 3 मॉडिफाइड सबमरीन्स थी जिन्हें वो एक्सक्लूसिवली ड्रग सप्लाई करने के लिए यूज करता था। गाइस, ये 1980s का टाइम था और तब कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी सबमरीन्स भी हो सकती हैं। लेटर ऑन बिजनेस में कॉस्ट कटिंग करने के लिए उसने एक आइलैंड खरीदा और उसी पे कोकेन की खेती करने लगा, और सप्लाई नेटवर्क तो उसका था ही। तो इस पॉइंट पर एस्कोबार ड्रग इंडस्ट्री के 4 में से 3 एस्पेक्ट्स में किंग बन चुका था। इसे वर्टिकल एक्सपेंशन कहते हैं, मतलब ड्रग्स भी आपका और नेटवर्क भी आपका। अब पैब्लो इक्वाडोर, पेरू और अपने प्राइवेट आइलैंड्स पर कोकेन उगाता था और कोलंबिया में रिफाइन और पैकेजिंग करवा के वेनेजुएला से होते हुए यूएस सप्लाई करता था। ये वो टाइम था जब पैब्लो का बिजनेस पीक पर था। यूएस, मैक्सिको, पुर्तो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला, स्पेन, इन सब की ड्रग्स का 90% मेडेलिन कार्टेल से आ रहा था। इन कंट्रीज में ड्रग अब्यूज इतना कॉमन हो गया था कि 10, 12, 14 साल के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो गए थे, और इन कंट्रीज की गवर्नमेंट इन्हें रोकना तो चाह रही थी, मगर पैब्लो के सॉलिड नेटवर्क की वजह से इसे गवर्नमेंट के हर एक्शन की जानकारी उससे पहले ही मिल जाती थी। और इसने ड्रग सप्लाई करने के ऐसे यूनिक तरीके निकाले थे जो कोई सोच भी नहीं सकता था, जैसे एरोप्लेन्स के टायर्स में कोकेन भर के ट्रांसफर करना, मछलियों में, सबमरीन्स में। और ये तरीके आज के टाइम पर हम सब जानते हैं, मगर 80s के टाइम ये तरीके कोई सोच भी नहीं सकता था। पैब्लो उस टाइम दिन के 70 से 100 टन ऑफ कोकेन सप्लाई कर रहा था। वो एक फाइट से $10 लाख कमा रहा था एंड पर डे का 400 करोड़ रुपए। और कोई भी उसके रास्ते में आता या चीट करने की कोशिश करता तो पैब्लो उसे बुरी तरह मरवा देता था। पैब्लो का राइट हैंड जॉन जैरो वेलास्कीज ने 300 से ज्यादा मर्डर्स खुद किए थे और 3,500 से ज्यादा मर्डर्स करवाए थे। पैब्लो अपने हर शिकारियों को पर मर्डर का $700 दिया करता था। हालांकि मेडेलिन के लोग पैब्लो को अपना मसीहा मानते थे, क्योंकि उसने स्कूल्स बनवाए थे, सड़कें बनवाई थी, फुटबॉल ग्राउंड्स, चर्चेस, हॉस्पिटल्स, जिसमें लोगों का इलाज फ्री में किया जा सकता था। मींस जो काम सरकार को करना चाहिए था अब वो काम पैब्लो कर रहा था। और अपनी इमेज को और सुधारने के लिए पैब्लो ने गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के सामने एक शर्त रखी कि अगर उसके ऊपर लगे हुए सभी चार्जेस हटा दिए जाते हैं और कोलंबियन गवर्नमेंट उसे हाउस ऑफ डेप्यूटीज में पोजीशन दे देगी तो वो कोलंबिया का $10 बिलियन का डेट खुद चुका देगा। और क्योंकि कोलंबिया उस वक्त और भी कई क्राइसिस जैसे इन्फ्लेशन, गुरिल्ला वॉरफेयर, लेफ्ट वर्सेस राइट, अनएम्प्लॉयमेंट से स्ट्रेस था, तो एक रिपोर्ट के हिसाब से कोलंबियन गवर्नमेंट उसकी ये सारी बातें मान भी गई थी। मगर अपोजिशन के हंगामे और इंडिपेंडेंट मीडिया की वजह से ये चीज़ें कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। खैर, यहाँ से पैब्लो को क्लियरली दिख रहा था कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट वो ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा, तो उसने कोलंबिया की दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, न्यू लिबरल पार्टी और कोलंबियन लिबरल पार्टी को फंडिंग देना स्टार्ट कर दिया ताकि गवर्नमेंट किसी की भी रहे उसके आगे। और अब साल था 1887। यूएस समेत कई वेस्ट कंट्रीज कोलंबियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही थी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत, यानी असॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तहत, कोलंबियन गवर्नमेंट पैब्लो एस्कोबार को यूएस को हैंडओवर कर दे। मगर जैसे ही प्रोसीडिंग्स होती, एस्कोबार ने लॉबिंग करके उस ट्रीटी को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दिया। फिर उसके अगले महीने पैब्लो एस्कोबार ने गवर्नमेंट को यह प्रपोजल भिजवाया कि वो सरेंडर करने को तैयार है एंड वो अपनी ये सारी इलीगल एक्टिविटीज को रोक देगा, बस शर्त यह है कि उसे उसके खुद के बनाए हुए जेल में ही रखा जाए। अब क्योंकि कोलंबियन गवर्नमेंट पैब्लो एस्कोबार को पकड़ तो वैसे भी नहीं पा रहे थे, इससे उनकी इंटरनेशनल इमेज भी बहुत खराब हो रही थी, तो उनके पास पैब्लो की शर्त मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एंड एट लास्ट, ना चाहते हुए भी कोलंबियन गवर्नमेंट को पैब्लो की इस शर्त को मानना पड़ा और फिर उसने एक जेल बनवाया 225 एकड़ में, जो कि 5 स्टार होटल से कम नहीं था, जिसे उसने नाम दिया एल कैथीड्रल। एंड 1991 में उसने सरेंडर किया और उसी जेल में शिफ्ट हो गया, और सेफ्टी के लिए उसने उस जेल के चारों तरफ अपने सिकारियोज लगा दिए। मगर जेल के अंदर रहने के बाद भी पैब्लो एस्कोबार ने अपना ड्रग बिजनेस बंद नहीं किया और अंदर से ही ऑपरेट करने लगा। एंड अब ये वो साल था जिस साल हजारों बच्चों की जान गई सिर्फ पैब्लो की ड्रग्स की वजह से। तो फिर एक बार फिर कोलंबियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगा और तब उन्होंने पैब्लो को उस जेल से निकालकर यूएस को हैंडओवर करने का एक ड्राफ्ट बनाया और अपने 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एस्कोबार से नेगोशिएट करने के लिए एल कैथीड्रल भेजा। मगर एस्कोबार ने उल्टा उन्हें ही बंदी बना लिया और उन्हें ढाल बनाकर एल कैथीड्रल से भाग निकला। और अब इस पॉइंट पर एस्कोबार और कोलंबियन गवर्नमेंट आमने सामने थे। पैब्लो ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट सिटीजन्स को उकसाया और लोगों के हाथ में हथियार थमा दिए, और अब लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस, हाउस मेंबर्स, पुलिस के अगेंस्ट एग्रेसिव हो गए थे,
क्योंकि उन आम लोगों के हिसाब से तो पैब्लो उनका सो कॉल्ड मसीहा था और उनकी सरकार पैब्लो को यूएस को हैंडओवर करना चाह रही थी। इस वजह से राइट्स, वायलेंस, डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज ये सब मेडेलिन के आसपास के शहरों में आम बात हो गई। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ईयर 1991 में पैब्लो ने 25,100 लोगों को मरवाया था और 1992 में पैब्लो की वजह से 27,100 लोगों की जान गई। यानी 2 साल में पैब्लो की वजह से पर डे 71 लोगों की जाने गई। खैर, पैब्लो एल कैथीड्रल से भागा था तो कोलंबियन स्पेशल फोर्सेस और एफबीआई ने उसे पकड़ने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम दिया सर्च ब्लॉक ऑपरेशन। एंड फाइनली मिडनाइट 1 दिसंबर 1993 को जब पैब्लो एस्कोबार ने अपने बेटे को कॉल की तब उसका कॉल ट्रेस कर लिया गया और उसके बाद उसी लोकेशन पर जाकर कई घंटों के असॉल्ट्स के बाद फोर्सेज ने पैब्लो का एनकाउंटर कर दिया। हालांकि उसके बाद पैब्लो के बेटे ने एक इंटरव्यू में बताया कि पापा का एनकाउंटर नहीं हुआ था क्योंकि उनका कहना था कि वो पुलिस की गोली से नहीं मर सकते और अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो वो सुसाइड ही करना प्रेफर करेंगे। एंड सुसाइड करने के लिए उनके हिसाब से सबसे आसान तरीका है अपने कान पर गोली मार लेना। एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से गोली एग्जैक्टली पैब्लो के कान पर ही लगी थी। तो सच क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। खैर, जो भी हो, कुछ इस तरह एंड हुआ दुनिया के सबसे खूंखार नार्को टेररिस्ट पैब्लो एस्कोबार का। मगर कोलंबिया में आज भी एक तबका ऐसा है जो पैब्लो को अपना हीरो मानता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें और आप आने वाले टाइम पर जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।